नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी की YouTube चैनल संस्कार स्टडीज पर आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास, गुप्त साम्राज्य। जी हाँ, भारतीय इतिहास में हम पढ़ रहे हैं गुप्त साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य को लेकर के आज हमारा चौथा पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट जा चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पीछे की 3 वीडियो देखिए ताकि आपको गुप्त साम्राज्य ठीक से समझ में आ सके। तो पहले पार्ट में हमने गुप्त शासकों की बात की थी, दूसरे पार्ट में हमने चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त को देखा, और जो कल हमारी क्लास हुई थी वह हुई थी गुप्त काल के सबसे प्रमुख शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर के। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। जैसा कि पहली ही क्लास में कहा था मैंने कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया। संपूर्ण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया है। लेकिन जिस शासक के समय सर्वाधिक विकास हुआ स्थापत्य में, साहित्य में, कला संस्कृति में, तो वह शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ही था, जिसकी कल हमने बात की थी। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा गया। अगर संपूर्ण गुप्त काल में पूछा जाए कि आपको कौन सा शासक है जिसके समय को स्वर्ण काल कहा गया है, तो वह चंद्रगुप्त द्वितीय है। तो कल चंद्रगुप्त द्वितीय की हमने बेसिक परिचय देखा। पिता का नाम, माता का नाम, रामगुप्त की ऐतिहासिकता, उसके द्वारा की गई विजय और उसके वैवाहिक संबंधों के बारे में हमने कल जानकारी प्राप्त की थी। आज की क्लास में हम चंद्रगुप्त से संबंधित बचे हुए 3 चैप्टर, 3 पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के दरबार में निवास करने वाली नवरत्न मंडली को लेकर के, और दूसरे में हम बात करेंगे चंद्रगुप्त के समय आया चीनी यात्री कौन था। जी हाँ, कौन था, हिंशांग था या फाहियान था। तो हम बात करेंगे उस चीनी यात्री की जो फाहियान था। और तीसरी हमारी बात होगी चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाए गए 5 प्रकार के सिक्के। और फिर इसी क्लास में हम बात कर लेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में गुप्त साम्राज्य में होने वाले शासक और अंतिम शासक को। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, ये शासकों को लेकर के अंतिम क्लास है। इसके बाद जो क्लास होगी वो गुप्त कला, संस्कृति, स्थापत्य, साहित्य को लेकर के होगी। तो हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियां कल हम देख चुके थे। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त के दरबार में नवरत्न मंडली। जी हाँ, नवरत्न मंडली। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का तो एकमात्र शासक था जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके दरबार में नवरत्नों की मंडली निवास करती थी। मध्यकालीन भारत में ऐसा कौन सा शासक था जिसके दरबार में नवरत्न थे? आपको कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताना है कि मध्यकालीन भारत में कौन सा ऐसा शासक था जिसके दरबार में नवरत्न थे। मैं आपको बैक टू बैक 3 प्रश्न देता हूं। एक तो आपने सुने हैं नवरत्न, एक सुना है आपने अष्ट प्रधान, एक सुना है आपने अष्ट दिग्गज, नेक्स्ट है अष्ट छाप, और एक और हो गया नवरत्न। आज की क्लास में मैं सिर्फ चंद्रगुप्त के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज तो हम जिन नवरत्नों की बात करेंगे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के, लेकिन इसके अलावा भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। अगर आप मेरी क्लास को रोज फॉलो कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है आपको कि चंद्रगुप्त के अलावा मध्यकालीन भारत में ऐसा कौन सा शासक है जिसके दरबार में नवरत्न थे, ऐसा कौन सा शासक है जिसके दरबार में अष्ट प्रधान थे, ऐसा कौन सा शासक है जिसके दरबार में अष्ट दिग्गज थे, और ऐसे कौन से गुरु या महात्मा हैं जिनके शिष्य अष्ट छाप कहलाते थे। ठीक है, तो कई बार कंफ्यूज होता है अष्ट छाप, अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान और नवरत्न को लेकर के। तो ये 4 पॉइंट, ये 4 प्रश्न आपके लिए आज मैं बात करता हूं सीधा नवरत्नों को लेकर के। ठीक है, मध्यकालीन भारत में कौन सा शासक था जिसके दरबार में नवरत्न थे, अष्ट प्रधान क्या है, अष्ट दिग्गज क्या है और अष्ट छाप क्या है, ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़े हैं। आप बताएं कमेंट बॉक्स में। आओ चलो, चंद्रगुप्त। तो ये तो आपको पता ही है कि जिस चंद्रगुप्त की बात हो रही है वो कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। कल से ही मैंने क्लास में क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, और ये इसकी जिस दरबार में निवास करते थे वो दरबार था उज्जैन का। इसकी जो सेकंड कैपिटल थी या सेकंड राजधानी थी चंद्रगुप्त द्वितीय की, वह राजधानी उज्जैन थी, और उज्जैन के दरबार में ये नवरत्न निवास करते थे।
तो पहले नवरत्न का नाम है जिसका नाम है शपणक। जी हाँ, शपणक इसके नवरत्नों में से एक नवरत्न था, और एक शपणक जो इसका कार्य था, जो उसका पेशा था, वह ज्योतिष का था। तो शपणक एक ज्योतिषाचार्य था, ठीक है। तो काफी दिग्गज थे, महान थे सारे के सारे नवरत्न, इसीलिए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने इन्हें अपने दरबार में शामिल किया था और नवरत्नों का तमगा दिया था। तो शपणक था एक जो किससे संबंधित था, ज्योतिष से संबंधित। एक धन्वंतरी था जो चिकित्सा से संबंधित था, और इसने चिकित्सा से संबंधित एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था नवनीतकम, ठीक है। इसने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ज्योतिषाचार्य, ठीक है ना। लेकिन अभी उनकी बात नहीं है, अभी आपको ये नाम याद करने हैं। पहला शपणक जो ज्योतिष था, दूसरा धन्वंतरी जो चिकित्सक था, तीसरा वराहमिहिर जो खगोल शास्त्री था, ठीक है। आप समझते हो खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, वराहमिहिर खगोल शास्त्री था। वररुचि एक व्याकरण से संबंधित था, ठीक है। तो व्याकरण का ज्ञान था। वररुचि को बेताल भट्ट एक जादूगर था, ठीक है। आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी विक्रम बेताल की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रम कह ही रहे हैं, विक्रमादित्य कह रहे हैं, और उस विक्रमादित्य के कंधे पर बैठकर के बेताल उसको रोज एक कहानी सुनाया करता था और उससे प्रश्न पूछता था, ठीक है, और उसको प्रश्न का जवाब देना होता था। तो ऐसे जादूगरी और रहस्यमयी कहानियां हमने बचपन में सुनी हैं। वो जो कहानियां थी विक्रम बेताल की, तो यही वो बेताल है जो जादूगर था, और यही वो विक्रम है जिसकी पीठ पर बैठ करके वो कहानी सुनाता था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट, तो बेताल भट्ट जादूगर था, वररुचि व्याकरण, वराहमिहिर खगोल शास्त्री, धन्वंतरी चिकित्सक था, शपणक ज्योतिष था, और उसने ज्योतिष से संबंधित पुस्तक ज्योतिषाचार्य लिखी थी। धन्वंतरी ने चिकित्सक से संबंधित नवनीतकम पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमर सिंह, ठीक है। अमर सिंह शब्दकोश का ज्ञान था, और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अमर कोश। अपने ही नाम से इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अमर कोश, ठीक है। अमर सिंह ने भूमि का वर्गीकरण किया है। जी हाँ, भूमि का वर्गीकरण किया है कि भूमि कितनी प्रकार की होती है। तो भूमि का वर्गीकरण जिस पुस्तक में किया है अमर सिंह ने, वह पुस्तक है अमर कोश। एक और इसके दरबार में था जिसका नाम था शंकु वास्तुकला में निपुण था। जी हाँ, शंकु वास्तुकला में निपुण था, इसको वास्तुकला का ज्ञान था। एक और है घटकरपर जो कवि हुआ करता था, और एक और विद्वान है जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान आता है जिसका नाम है कालिदास। जी हाँ, कालिदास। तो कालिदास एक नाटककार थे, काव्य थे। इन्हें हम इंडिया का शेक्सपियर कहते हैं, ठीक है। शेक्सपियर, इन्हें हम इंडिया का क्या कहते हैं, शेक्सपियर कहते हैं। पुनर्जागरण काल के दौरान यूरोप में एक नाटककार शेक्सपियर हुआ, उसी के जैसा हमारे भारत में जो नाटककार है उसका नाम क्या है, कालिदास है। इनके द्वारा 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य, 3 नाटक लिखे गए थे। महाकाव्यों में रघुवंश और कुमार संभव आप सुन सकते हो। इनके जो 2 महाकाव्य थे, एक का नाम था रघुवंश और एक का नाम था कुमार संभव, ठीक है। 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, 2 ही खंड काव्य लिखे गए इनके द्वारा। खंड काव्य में नाम था, एक का नाम था ऋतु संहार और एक का नाम था मेघदूत, ठीक है। मेघदूत और ऋतु संहार, और इनके द्वारा नाटक लिखे गए थे। और नाटकों में एक नाम है विक्रमोर्वशीय, एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। जी हाँ, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ऐसे में कालिदास ने इतनी सारी रचनाएं लिखी है, ये प्रमुख रचनाएं हैं कालिदास की, नाटक, खंड काव्य और महाकाव्य। तो इतना बड़ा विद्वान भी जिसके दरबार में था, उस विद्वान, उस शासक का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। अभी आपको इन रचनाओं पर, इन पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि हम साहित्य में पढ़ेंगे तब ये सब चीजें आ जाएगी। अभी आपको इनके नाम इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा, निम्न में से कौन सा विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं था,
या निम्न में से कौन से विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे या नवरत्न में शामिल थे? तो मैं एक बार वापस से नाम रिवाइज करता हूं। क्षपणक, धनवंतरी, वराहमिहिर, वररुचि, बेताल भट्ट, अमर सिंह, शंकु, घटकरपत और कालिदास। कालिदास की दो महाकाव्य जिनका नाम है रघुवंश और कुमार संभव, इसकी खंड काव्य जिनका नाम है ऋतु संहार और मेघदूत, और इसके नाटक जिनका नाम है विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये हो गए हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न। ठीक है, पहला पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर के। अब हम चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर के दूसरे पॉइंट की ओर। आओ देखो, नेक्स्ट हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाए गए सिक्के। तो पहली बात तो यह है कि इसके द्वारा कितने सिक्के चलाए गए? इसके द्वारा 5 प्रकार के सिक्के चलाए गए हैं। कितने प्रकार के? 5। आपको याद रखना है, इसके द्वारा 5 प्रकार के सिक्के चलाए गए। ठीक है, जहां समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार के सिक्के चलाए जा रहे थे, यहां चंद्रगुप्त के द्वारा कितने प्रकार के सिक्के चलाए जा रहे हैं? 5 प्रकार के सिक्के चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब कौन कौन से हैं? जैसे कि एक सिक्का है जिसका नाम है छत्रधारी, एक सिक्का है जिसका नाम है सिंह निहंता, ठीक है, सिंह को मारते हुए। एक सिक्का है पर्यक प्रकार या पलंग प्रकार का, जिसको अपन इंग्लिश में कह देंगे काउच। ठीक है, पर्यक या पलंग प्रकार का, जिसको हम इंग्लिश में कह देंगे काउच। एक सिक्का है जिसका नाम है अश्वारोही, ठीक है, और एक सिक्का है जिसका नाम है धनुर्धारी। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के सिक्के जिस शासक ने चलाए उस शासक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, ये 5 प्रकार के सिक्के जिसने चलाए उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो छत्रधारी सिक्का, एक सिक्का है जिसका नाम है छत्रधारी। सिंह निहंता, अच्छा, सिंह निहंता सिक्का इसने चलाया था शकों को पराजित करने के बाद। आपको याद होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को विजय किया, अत्यधिक मात्रा में चांदी की प्राप्ति हुई और चांदी का सिक्का चलाया, और सिक्के पर जो आकृति बनाई थी वो आकृति कौन सी थी? सिंह निहंता। सिंह बोलते हैं शेर को, हंता बोलते हैं मारने वाले को। तो सिंह को मारते हुए एक ऐसा सिक्का चलाया, तो ये सिक्का उसने शक विजय। अब इसको भी देखो कैसे जोड़ा गया है। गुजरात का क्षेत्र है और गुजरात प्रसिद्ध है शेरों के लिए। बब्बर शेर, आपको पता है कि भारत में एकमात्र एक ऐसा अभ्यारण्य जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क, और जो गुजरात के अंदर है उसी अभ्यारण्य में शेर पाए जाते हैं। तो गुजरात शकों को विजय किया, मतलब शेरों को विजय किया, शेरों को पराजित किया, तो सिंह निहंता प्रकार का। और भारत एकमात्र ऐसा देश है, संपूर्ण विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। शेर भी है हमारे भारत में और बाघ भी है। इसके अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर दोनों एक साथ पाए जाएं। ठीक है, कहीं पर बाघ मिलेंगे, कहीं पर शेर, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है विश्व का जहां पर शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। जंगल की बात हो रही है, वन में, बाकी आप पिंजरे में लाकर के रख सकते हो, चिड़ियाघर में रख सकते हो, वन की बात है। ठीक है, तो छत्रधारी प्रकार का सिक्का है, सिंह निहंता प्रकार का सिक्का है, पर्यक प्रकार का यानी पलंग में बैठे हुए चंद्रगुप्त द्वितीय को दिखाया गया है, काउच प्रकार का, अश्वारोही घुड़सवारी करते हुए और धनुष चलाते हुए सिक्का। तो ये 5 प्रकार के सिक्के। तो पीछे कल हमने पढ़े समुद्रगुप्त के सिक्के, आज हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 5 प्रकार के सिक्के और उसके नवरत्न। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाले चीनी यात्री जिसका नाम है फाहियान। क्या नाम है? फाहियान। देखिए, वैसे तो हमारे इतिहास में 2 चीनी यात्री फेमस हुए, एक का नाम है फाहियान और एक का नाम है हिनशांग। हिनशांग तो आता है हर्षवर्धन के समय, जब वर्धन वंश का जिक्र हम करेंगे तब हर्षवर्धन को पढ़ेंगे।
वहां पर पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन के समय जो यात्री आया वो हेमशांग था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो यात्री आएगा उसका नाम क्या होगा? फाहियान। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो यात्री आता है उसका नाम है फाहियान। ठीक है, पहली बात तो ये आया कहां से वो बात देखिए हम। ये जिस देश से आया था उस देश का नाम था चीन। ठीक है, कब आया था? 399 ईस्वी में आया था। कब चला गया? 414 ईस्वी में चला गया। ठीक है, तो 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक भारत में एक यात्री जिसका नाम है फाहियान आता है। तो सीधा सा प्रश्न तो ये बनता है कि फाहियान किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया। जिस समय फाहियान भारत आता है उस समय भारत, उत्तर भारत में किसका शासन होता है? तो गुप्तों का शासन होता है। दूसरा, फाहियान का उद्देश्य क्या था भारत में आने का? तो अशोक के समय जो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था, तो उसी बौद्ध धर्म को जानने के लिए, गहराई से अच्छे से समझने के लिए, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए फाहियान भारत आता है। तो इसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म को जानना। जी हाँ, बौद्ध धर्म को जानने के लिए फाहियान भारत की यात्रा पर आता है। आया भारत की यात्रा पर और काफी लंबे समय तक भारत रहा। और जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल थे, जैसे कि आप कह सकते हो श्रावस्ती हो गया, वैशाली हो गया, बौद्ध गया हो गया, ठीक है, खोतान हो गया और बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल, तो सभी स्थलों की यात्रा करता है, यहाँ पे निवास करता है, बौद्ध भिक्षुओं के साथ में बैठकर के बौद्ध दीक्षा को ग्रहण करता है और इन सभी स्थलों पर रहकर के ज्ञान प्राप्ति के बाद में यह पुनः ताम्रलिप्त बंदरगाह, जो वर्तमान में कलकत्ता वाला बंदरगाह है, उसी बंदरगाह का नाम था। ये आया तो स्थल मार्ग से था, लेकिन गया कौन से मार्ग से था? जल मार्ग से। ताम्रलिप्त बंदरगाह में श्रीलंका और कुछ द्वीपों की यात्रा करने के बाद में ये पुनः अपने स्वदेश लौट जाता है और एक पुस्तक लिखता है भारत की यात्रा को लेकर के। उस पुस्तक का नाम था फो फाओ की। ठीक है, फो काओ की या फो फाओ की नामक पुस्तक की रचना इसके द्वारा की गई, जिसका नाम था फाहियान। तो पहला पॉइंट, फाहियान कब आया? 399 से लेकर के 414 ईस्वी के समय ये भारत की यात्रा पर रहता है। जिसके समय आया उस शासक का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। जिस उद्देश्य से आता है वह उद्देश्य होता है इसका बौद्ध धर्म को जानना। ठीक है, और बौद्ध धर्म से संबंधित सभी स्थलों का क्या करता है? ये भ्रमण करता है, तक्षशिला वगैरह, खोतान, वैशाली, श्रावस्ती, जैतवन विहार, ठीक है, पाटलिपुत्र, लगभग सभी जो स्थल थे मौर्य से संबंधित, गुप्तों से संबंधित सभी जगह ये भ्रमण करता है। बाद में ताम्रलिप्त बंदरगाह से ये लौट जाता है और अपनी पुस्तक की रचना करता है, ये यात्रा वृत्तांत लिखता है। जी हाँ, यह यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है फो फाओ की और 399 से 414 ईस्वी में इसने भारत में बिताया। ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में बनने वाले शासक। ठीक है, दो शासकों की बात आज हम करेंगे। देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में गुप्त साम्राज्य की गद्दी जो संभालता है उस शासक का नाम है कुमार गुप्त। कुमार गुप्त 415 से 455 ईस्वी तक शासक रहता है। कुमार गुप्त को जाना गया है महेंद्र द्वितीय के नाम से। जी हाँ, महेंद्र द्वितीय, यह इसकी उपाधि है, महेंद्र द्वितीय या महेंद्र। जैसे चंद्रगुप्त को हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से कुमार गुप्त को महेंद्र द्वितीय या श्री महेंद्र के नाम से जाना गया। इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था और इसकी माता का नाम ध्रुव देवी। पीछे हम बात करके आ गए हैं ध्रुव देवी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय व ध्रुव देवी से उत्पन्न पुत्र कुमार गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में शासक बनता है। ठीक है, गुप्त काल में बहुत सारे अभिलेख लिखे गए। अभिलेख की परंपरा की शुरुआत तो की थी किसने? अशोक ने। जब हमने पहले ही गुप्त साम्राज्य को शुरू किया तो जानकारी के स्रोत में बहुत सारे अभिलेख लिखे थे। ठीक है, जैसे कि मंदसौर अभिलेख लिखा हमने, भिलसड अभिलेख लिखा, भानुगुप्त का एरन अभिलेख लिखा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो
समुद्रगुप्त के समय हुई थी और समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन उसमें दिया गया है। ठीक है, ये सारी चर्चा हमने की। तो अगर बात आती है कि गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख कौन लिखाता है, जी हाँ, सबसे ज्यादा अभिलेख किसके द्वारा लिखवाए गए, तो शासक का नाम होगा कुमारगुप्त। जी हाँ, सबसे ज्यादा अभिलेख इसके द्वारा लिखाए जाते हैं और इसके समय जो अभिलेखों की संख्या है, ये जितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या है 18 अभिलेख लिखाए गए हैं। ठीक है, प्रमुख की बात मैं पीछे कर चुका था, फिर भी बोल देता हूं। मंदसौर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है और इस अभिलेख से कुमारगुप्त की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्णन करता है। बिलसड अभिलेख या विल्सड अभिलेख जो उत्तर प्रदेश में है, इसमें गुप्त शासकों की वंशावली मिलती है। नेक्स्ट है गुप्त शासकों की जो मुद्रा चिन्ह था, मुद्रा का जो चिन्ह था वह गरुड़ था। ठीक है, गरुड़ आकृति से अंकित मुद्रा थी। पीछे लिख करके आए थे, विदेशी शासकों ने अपनी मुद्रा गरुड़ आकृति से अंकित करवाई, मतलब वो गुप्तों के अधीन हो गए। तो उनकी जो मुद्रा का चिन्ह था वो गरुड़ आकृति का था, लेकिन कुमारगुप्त ने अपनी इस गरुड़ आकृति की मुद्रा का त्याग करके नई आकृति की मुद्रा बनाई, वह मयूर आकृति की थी। तो इंपॉर्टेंट है कि मयूर आकृति वाले सिक्के चलाने वाला शासक कौन है, कुमारगुप्त है। कौन है, कुमारगुप्त है। तो इसके सिक्कों पर मयूर की आकृति मिलती है। मयूर यानी मोर, और मोर कौन से भगवान का वाहन है, भगवान कार्तिक। जी हाँ, भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिक, उन्हीं का पुत्र है, भगवान शिव के पुत्र है कार्तिक और उन्हीं का वाहन है मयूर। तो कुछ सिक्कों पर कार्तिक और मयूर दोनों की साथ में आकृति मिलती है और कुछ पर मयूर आकृति के सिक्के मिलते हैं। तो मयूर आकृति के सिक्के चलाने वाला शासक कौन है, कुमारगुप्त है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कुमारगुप्त को लेकर के, वो बात क्या है, कुमारगुप्त के द्वारा बिहार में एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। जी हाँ, नालंदा। तो प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय तो तक्षशिला हुआ करता था, लेकिन गुप्तों के आते आते तक्षशिला का प्रभाव कम हो गया, क्योंकि वो पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था, तो आक्रमणकारियों का प्रभाव उस क्षेत्र पर रहा। तो एजुकेशन के लिए उसका महत्व धीरे धीरे घट गया या कम हो गया। ऐसे में कुमारगुप्त के द्वारा बिहार में एक विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया गया जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। अब बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, भागवत धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इस नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। किस शिक्षा के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है अभी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाई गई, जिसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। आगे चलकर के 1203-4 में एक मुस्लिम आक्रमणकारी होगा जिसका नाम होगा कुतुबुद्दीन बख्तियार खलजी। ठीक है, हम जब मध्यकालीन भारत में एक आक्रमणकारी जिसका नाम मोहम्मद गौरी होगा, और गौरी तराइन की युद्ध के बाद में भारत में विजय हो जाता है और भारत में अपनी सत्ता की स्थापना करता है। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वो लगातार प्रयास करता है और बिहार और बंगाल की विजय करने के लिए अपने जिस सेनापति को चुनता है गौरी, उस सेनापति का नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। जी हाँ, मैं अगर ऐसा कहूं कि गौरी के लिए बंगाल और बिहार की विजय जिसने की थी वह था कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। तो जब कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी बिहार विजय के लिए जाता है तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर देता है, जला देता है। इसी के साथ यहाँ पर एक विश्वविद्यालय और था जिसका नाम था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना पाल शासकों ने की थी और उस पाल शासक का नाम था धर्मपाल। लेकिन अभी क्या बात है, नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा, स्थान बिहार, शिक्षा बौद्ध धर्म की, नष्ट कब हुआ, 1203-4 में। किसने किया, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने। किसका सेनापति था, मोहम्मद गौरी का सेनापति था। ठीक है, यहां तक की बात खत्म। ये भी इसकी इंपॉर्टेंट उपलब्धि होगी। अब इनके बाद जो शासक आता है उसका नाम है स्कंदगुप्त। जी हाँ, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का समय है 455 से लेकर के 467 तक। अंतिम महत्वपूर्ण शासक अपन स्कंदगुप्त को कह सकते हैं। और स्कंदगुप्त के समय की सबसे बड़ी घटना थी कि इसके समय गुप्त साम्राज्य पर हुणों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है, हुणों का। तो स्कंदगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य पर हुणों का आक्रमण हुआ और हुणों को
पराजित करता है कौन? स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त की हुणों पर विजय के संदर्भ में जो लेख मिलता है उसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। तो स्कंदगुप्त की हुणों पर विजय का लेख कौन सा है? जूनागढ़। और स्कंदगुप्त की हुणों के साथ में जो हुए युद्ध का वर्णन है वो किसमें है? भीतरी अभिलेख में है। दोनों अलग अलग है लेकिन बात हुण और स्कंदगुप्त से है। वापस सुनो, स्कंदगुप्त के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना इसके समय हुणों का भारत पर या उत्तर भारत पर या गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण होता है। स्कंदगुप्त इनके साथ संघर्ष करता है, युद्ध करता है, उन्हें पराजित कर देता है। तो स्कंदगुप्त की हुणों पर विजय की जानकारी हमको मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से, लेकिन स्कंदगुप्त और हुणों के मध्य जो संघर्ष या युद्ध हुआ था उसकी जानकारी मिलती है भीतरी अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? भीतरी अभिलेख से। ठीक है। अब स्कंदगुप्त की जो उपाधि रहेगी वह रहेगी शक्रादित्य। जी हाँ, ये उपाधि लेता है, शक्रादित्य की उपाधि लेता है। और इसके बाद कुछ और शासक होते हैं लेकिन जो गुप्तों की महत्वपूर्णता थी वह समाप्त हो जाती है। यानी कि यह भी जिस तरह से मौर्य भारत में आए और समाप्ति की ओर से चले गए, बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक रहा, वैसे ही गुप्तों का पतन भी प्रारंभ हो गया स्कंदगुप्त के बाद में। और ऐसे में कुछ गुप्त शासक और हैं, परवर्ती गुप्त शासक जिन्हें हम कह सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम परवर्ती गुप्त शासकों को भी देख लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। उनमें जैसे भानुगुप्त वगैरह है, कुमारगुप्त थर्ड है, ठीक है, विष्णुगुप्त वगैरह, उनके नाम आते हैं। तो अंतिम जो महान गुप्त शासक होगा उसका नाम है कुमारगुप्त थर्ड। महत्वपूर्ण शासक कौन है? स्कंदगुप्त अंतिम। महान शासक है कुमारगुप्त थर्ड, पीछे लिख चुका हूं मैं। और इस गुप्त वंश का जो अंतिम शासक रहेगा उसका नाम है विष्णुगुप्त। इस वंश का अंतिम शासक रहता है। और इसी के साथ ही भारतीय इतिहास से गुप्तों का भी पतन हो जाता है 550 ईस्वी के आसपास। और एक बार वापस से भारत मौर्य साम्राज्य के बाद जैसे विकेंद्रीकृत हुआ था उसी प्रकार से गुप्तों के बाद में भी विकेंद्रीकृत हो जाता है, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है। तो ये हमारी गुप्त शासकों को लेकर के आज की महत्वपूर्ण क्लास थी। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वह बात करेंगे गुप्त साम्राज्य को या गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा गया। तो ऐसी क्या क्या उपलब्धियां रही, तो हम बात करेंगे गुप्त प्रशासन को लेकर के, गुप्त कला, संस्कृति, स्थापत्य, साहित्य को लेकर के। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।